नमस्ते, लव हिंदी मूवी बफ में वापस स्वागत है। फिल्म 208 ईस्वी के चीन में शुरू होती है जब पूर्वी हान राजवंश खत्म होता है। सौम्य सम्राट शेन अधिकारियों से मिलते हैं जब प्रधानमंत्री काओ काओ दक्षिणी सरदारों के विद्रोह को खत्म करने का प्रस्ताव रखते हैं। सम्राट को युद्ध की चिंता है, पर काओ काओ के प्रभाव के कारण वे अनिच्छा से मान जाते हैं। क्रोधित सीनेटर कोंग रोंग विरोध करते हैं, याद दिलाते हैं कि लू बेई, सम्राट के चाचा, और सन क्वान, भावी ड्यूक, विद्रोह नहीं चाहते और शायद अनजाने में काओ काओ के मोहरे बने हैं। वे कहते हैं कि ये दोनों काओ काओ की सत्ता बढ़ाने में अनजाने में मदद कर रहे हैं। कुछ ही समय बाद विरोध के कारण उनका सिर कलम कर दिया जाता है। साम्राज्य के समर्थन से काओ काओ झिंग प्रांत पर कब्जा करने के लिए विशाल सेना भेजते हैं। इस अराजक आक्रमण के कारण नागरिक अपने घरों को छोड़कर भाग जाते हैं। लू बेई के शपथ भाइयों गुआन यू और जांग फिये के संरक्षण में उन्हें पीछे हटना पड़ता है। इसी बीच काओ काओ की सेना को व्यूह रचना में हमले की तैयारी में देखकर लू बेई के सलाहकार झुगे लियांग जानकारी झांग फिये को और बाद में लू बेई को देते हैं। किसानों की सुरक्षा की चिंता में गांव के अफरा तफरी के बीच लू बेई के सबसे बढ़िया योद्धा सेनापति झाओ यून बचाव का प्रयास करते हैं। अपने स्वामी के परिवार को, केवल शिशु को बचाते हैं जब पत्नी कुएं में कूदकर उनकी मदद करती है बचने में। बच्चे को कपड़े की थैली में रखकर सैनिकों के बीच से निकलते हुए घोड़े पर सवार होकर भागते हैं। दूसरी ओर झांग फिये अपनी ढाल रणनीति से आने वाले दुश्मन घोड़सवारों को अंधा कर भालों से हमला करते हैं। झुगे लियांग गुआन यू को लड़ाई में ले जाते हैं। वह योद्धा हमलों के बीच अपना रास्ता बनाता है। कुछ ही देर बाद झाओ यून सेना में लौटता है। काओ काओ की अग्रिम घुड़सवार सेना को नष्ट करते हुए शिशु को सुरक्षित रखता है। दुश्मन सैनिकों की बढ़त देख झुगे लियांग सैनिकों को मोर्चा संभालने और पीछे हटते नागरिकों की रक्षा का आदेश देता है। गुआन यू बटालियन की रक्षा करता है जबकि उसका भाई निकासी की देखरेख करता है। अन्यत्र झाओ यून बच्चे को लू बेई को सौंपता है और प्रभु की दो महिलाओं के दुर्भाग्य की सूचना देता है। इधर काओ काओ गुआन यू को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करता है, पर वह प्रधानमंत्री का घोड़ा और युद्ध ध्वज लेकर भाग जाता है। अंततः लड़ाई थमती है और घायलों के इलाज के साथ नागरिक गांव लौटते हैं। परिषद भोज में झुगे लियांग उत्साह से लू बेई को बताता है कि वह काओ काओ को पीछे धकेलने हेतु सन क्वान से गठबंधन के लिए जियांगडोंग जाएगा। इस बीच जिंग प्रांत के कमांडर काइमाओ और जांग यून काओ काओ को भारी संख्या में नौसैनिक, युद्धपोत और वू का रणनीतिक मानचित्र सौंपते हैं। इधर जुग लियांग शाही दरबार में सन क्वान से मिलकर काओ काओ की समस्या पर चर्चा करते हैं, मानते हुए कि वे अत्याचारी को आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। गठबंधन पर उनका जोशीला भाषण अधिकारियों में बहस छेड़ देता है कि क्या उनके नेता को लू बेई के साथ लड़ना चाहिए। सभी जोखिमों को ध्यान में रखते हुए फिर भी सन क्वान घोषणा करता है कि उसे अपने अंतिम निर्णय पर विचार करना होगा। अगले दिन जुग लियांग सलाहकार लूसू के साथ रेड क्लिफ के सैन्य शिविर में जो यू से मिलते हैं, गठबंधन सुनिश्चित करने की उम्मीद में। वह सेना को गूज फॉर्मेशन नामक पुरानी रणनीति का अभ्यास करते देख थोड़ा प्रभावित होता है, जो कमांडर गुअन क्रॉसिंग के निर्देशन में हो रहा था। फिर वह जो को देखता है, यू अचानक अभ्यास रोककर एक बच्चे की बेसुरी बांसुरी ठीक करता है। वायसराय से मिलकर वह उसकी सैन्य रणनीति पर गलत धारणाओं को सुनकर नाराज होता है। जो यू सेना से पूछताछ करता है कि किसने लड़के के दादा की भैंस चुराई, मृत्युदंड की धमकी देता है। धरती पर उसके विशाल पैदल सेना और घुड़सवार बेड़े के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। अगले दिन सन क्वान को बहन से सलाह मिलती है कि काओ काओ के आत्मसमर्पण आदेश के बावजूद दृढ़ रहे। जो यूं आकर संदेश नष्ट करता है, सन क्वान को शिकार के लिए धनुष देता है ताकि वह सोच सके। वे तुरंत धुंधले मैदान में घुड़सवारों के साथ बाघ की तलाश करते हैं, जिसे जो यू चतुर काओ काओ से तुलना करता है। बातचीत के दौरान सन शांग शांग ने लंबी घास के पास जानवर देखा और उसे बाहर लाने के लिए तीर मारा। रुकते हुए वायसराय ने अनिश्चित सन क्वान को याद दिलाया कि वह रणनीतिक प्रशासक है और उनकी सेना काओ काओ से नौसैनिक कौशल में बेहतर है। उसने उसे एक तीर दिया, आशा करते हुए कि वह बाघ को मारने में वैसे ही न हिचकिचाए जैसे दुश्मन सरदार को मारने में नहीं करेगा। अकेले निकलकर सन क्वान घोड़े से गिरने के बाद भी बहादुरी से भूखे जानवर का सामना करता है। सफल शिकार के बाद वह गठबंधन और काओ काओ से युद्ध के लिए सहमत होता है। जो यू को मुख्य वायसराय और चेंगपू को लेफ्टिनेंट बनाता है। चेंगपू को उपराज्यपाल और लूसू को सलाहकार कमांडर बनाया गया, जिससे झुगे लियांग बहुत खुश हुए। बाद में जो यू अपनी गर्भवती पत्नी को शांति पत्र लिखने में मदद करता है और युद्ध की तैयारी से पहले रात में उसके साथ प्रेम करता है। अगली सुबह
वह जुगे लियांग के साथ लू बेई के सैन्य शिविर जाता है और जाओ यून से मिलता है, जो सैनिकों को रणनीतिक हमलों का कड़ा प्रशिक्षण दे रहा है। वह गुआन यू से भी मिलता है, जो बच्चों को पढ़ाता है, और शोर मचाते झांग फी से, जो सुलेख में व्यस्त है। अंत में वह एक शिल्प स्टेशन पर लू बेई से मिलता है, मित्रवत गठबंधन के लिए आभार व्यक्त करता है। जो यू पुरुषों को भाषण से प्रेरित करता है, बुने चप्पलों का उदाहरण देकर बताता है कि महान सेना की कुंजी है उसे एकजुट रखना। कुछ देर बाद उत्साही बेटी शांग शांग आती है, जो अनुभवहीन होने पर भी उपराज्यपाल के साथ युद्ध में जाना चाहती है। वह लूसू के अपमान के बाद उसके घोड़े को सुला देती है, अनजाने में जो यू और झुग लियांग को भागने देती है। शाम को काओ काओ नर्तकियों के साथ दावत का आनंद लेता है। एक नर्तकी से वह मोहित हो जाता है। सन क्वान से खाली पत्र पाकर वह मजे में आ जाता है। वो दूत का सिर काटते हुए गठबंधन के बारे में पूछता है। अगले दिन रेडक्लिफ के अधिकारी दूत के बलिदान को सम्मानित करते हैं। झाओ यून बताता है कि वह गुआन जिंग के साथ मित्र सेनाओं को प्रशिक्षित कर रहा है, हालांकि कुछ मतभेद हैं। सब तैयार होने पर जो यू काओ काओ की सेना पर जवाबी हमले की योजना बनाने के लिए समूह से मिलता है। वह रात तक रेडक्लिफ पर हमले की उम्मीद करता है, पर काओ काओ जहाजों को भटकावा बनाकर 2000 सैनिकों से छापा मारना चाहता है। अगले दिन काओ काओ के घुड़सवार रेडक्लिफ की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जो के भूमि कछुए को रास्ता रोकते देख रुक जाते हैं। इस चाल से शांग शांग और उसके तीरंदाज कुछ भटके सैनिकों को मार गिराते हैं। बचे घुड़सवार रेगिस्तान में महिलाओं का पीछा करते हैं, पर मित्र सेनाओं के बागुआ फॉर्मेशन में फंस जाते हैं, जो कछुए के खोल जैसा भूल भुलैया बनाता है। बिना किसी रास्ते के दुश्मन सैनिक भालों से मारे जाते हैं और ढालों से पीटे जाते हैं। जल्द ही गुआन जिंग घुड़सवारों पर हमला करता है। उसी समय गुआन यू अग्रिम मोर्चे पर दुश्मन के हथियारों से ही पैदल सैनिकों से लड़ता है। झाओ यून प्रकट होता है, उस पर फेंके गए भालों से बचते हुए दुश्मनों की एक और लहर से टकराता है। मजबूत झांग फी एक घुड़सवार को गिराता है और सैनिकों के एक समूह को उसकी मदद के लिए फेंकता है। गिर जाने पर भी झाओ यून अपने शानदार तलवारबाजी कौशल से आक्रमणकारियों को परास्त करता है। जो यू फिर अपने सैनिकों को काओ काओ की सेना को फंदा फेंकने और भाला मारने का आदेश देता है। हमले से परेशान होकर दुश्मन सेनापति सबको ढाल और भालों से गोल रक्षात्मक मुद्रा बनाने का आदेश देता है। इसे तोड़ने के लिए जाओ यून और झांग फई घोड़े पर ढाल घुमाते हुए उन्हें घेर लेते हैं, जो प्रभावी रहता है। युद्ध क्षेत्र अराजक हो जाता है जब काओ काओ की सेना मित्र सेना से घिर जाती है। जो यू अपनी जगह छोड़ घोड़े पर युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करता है, जिससे जुगे लियांग चकित रह जाता है। वह कुशलता से लड़ता हुआ आगे बढ़ता है, एक तीर का घाव सहते हुए। अंततः आक्रमणकारी हार जाते हैं और वह सेनापति और बचे सैनिकों को सुरक्षित लौटने देता है। कुछ देर बाद एक दूत बताता है कि काओ काओ का नौसेना बेड़ा रेडक्लिफ की ओर बढ़ रहा है। कहीं और काओ काओ मित्र सेना को हराने में विफल रहने पर भी निश्चिंत है। उसे विश्वास है कि जल युद्ध में वह बाजी पलट देगा। वह अपने सैनिकों को वहीं डेरा डालने का आदेश देता है। बाद में जो यू और उसका दल रेडक्लिफ के शिखर पर लौटकर नदी में आते जहाजों को देखते हैं। काओ काओ के अगले कदम की प्रतीक्षा करते हुए सेनाएं अपनी अस्थायी जीत पर जो यू का जयकार करती हैं। बाद में जियो चाओ स्नेहपूर्वक अपने पति के घाव की मरहम पट्टी करती है। साथ ही योद्धा और अधिकारी मुख्य सेनापति की योजना का जश्न मनाते हुए आराम से मदिरापान करते हैं। लियू बेई सन क्वान से काओ काओ की हार के बाद जिंगजोउ में 1 लाख शरणार्थियों को बसाने की अनुमति मांगता है। वह युद्ध में सन शांग शांग के उत्साह की प्रशंसा करता है, जिससे सन क्वान उसे अपनी बहन से विवाह की अनुमति देता है। अपने भाई से अपमानित महसूस कर वह लियू बेई को एक्यूपंक्चर से बेहोश कर देती है। जुगे लियांग उसे सांत्वना देता है, क्योंकि वह तय शादियों का विरोध करती है। संक्षिप्त बातचीत में वह नौसेना पर जासूसी के लिए उससे साजिश रचता है। अगली सुबह काओ काओ नर्तकी की सेवा का आनंद लेता है, उसे शियाओ चाओ कहता है। कहीं और जुगे लियांग डरता है कि वह और जो यू दुश्मन बनकर दोस्ती खो सकते हैं। वे चर्चा करते हैं कि काओ काओ रेडक्लिफ को कैसे तोड़ सकता है। कै माओ और झांग यून को हटाना होगा। जुगे लियांग सुन शांग शांग से संपर्क के लिए दुश्मन शिविर में कबूतर भेजता है। फिल्म काओ काओ और उसके अधिकारियों के कुजू खेल के आनंद के साथ समाप्त होती है। वे रेडक्लिफ की आगामी लड़ाई के लिए अपनी तैयारी पर चर्चा करते हैं। अगर आपको मेरी व्याख्या पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।